हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग IBPSC के फर्स्ट टॉपिक में मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों के बारे में कुछ हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, और आज हम लोग कुछ और वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल बटन पर भी प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं तोमर वंश के बारे में। तोमर वंश 14वीं शताब्दी के अंत में ग्वालियर क्षेत्र तोमर वंश के अधिकार में आ गया था। इस वंश के संस्थापक कौन है? वीरसिंह देव थे। इस वंश के सबसे विख्यात राजा मानसिंह तोमर थे। मैं आप लोगों को बस गाइस अभी जो प्रीलिम्स के फैक्ट्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो वही आपको क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ जो आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन सकते हैं। जैसे कि इस वंश से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि तोमर वंश का सबसे विख्यात राजा कौन था, तो मानसिंह तोमर। सबसे विख्यात राजा कौन सा? मानसिंह तोमर। और इसका अंत ग्वालियर क्षेत्र तोमर वंश के अधिकार में आ गया था। 14वीं शताब्दी में जो ग्वालियर क्षेत्र था उसका अंत हो गया था और तोमर वंश इसके अधिकार में आ गया था। इस वंश के संस्थापक कौन है? इस वंश के संस्थापक वीरसिंह देव थे। क्लियर हुआ गाइस? तोमर वंश के बारे में आपको कितना याद रखना है? 14वीं शताब्दी के अंत में 14वीं शताब्दी के अंत में ग्वालियर क्षेत्र जो था वो तोमर वंश के अधिकार में आ गया था, और इस वंश का राजा प्रमुख संस्थापक कौन थे? वीरसिंह देव थे। और इसके सबसे विख्यात राजा पूछेंगे तो कौन थे? मानसिंह तोमर थे। हम कुछ मैप में भी इसको देख सकते हैं कि मैप में जो ग्वालियर के क्षेत्र में कौन कौन से वंश हमारे आते हैं, तो प्रतिहार वंश आता है, यहाँ पे तोमर वंश आ जाएगा, सिंधिया वंश और कच्छप घात वंश आ जाएगा। 4 वंश जो है हमारे ग्वालियर क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से? प्रतिहार वंश, तोमर वंश, सिंधिया वंश और कच्छप घात वंश। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रतिहार वंश के बारे में। 9वीं शताब्दी में ग्वालियर प्रतिहार शासक के अधिकार में आ गया था। 9वीं शताब्दी में जो ग्वालियर था वो किस प्रतिहार शासक के अधिकार में आ गया था? प्रतिहार वंश में भोज प्रतिहार के 2 शिलालेखों का उल्लेख हमको मिलता है। प्रतिहार वंश में ऐसे 2 शिलालेख थे जिनका उल्लेख हमको मिलता है। क्लियर हुआ गाइस? ये 2 पॉइंट्स आपको, इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ये इसी में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट गाइज हम लोग कच्छप घात वंश के बारे में देखते हैं। कच्छप घात वंश का जो प्रथम राजकुमार थे वो कौन थे? लक्ष्मण थे। प्रथम राजकुमार इसके कौन थे? लक्ष्मण थे। कच्छप घात वंश के प्रथम राजकुमार कौन थे? लक्ष्मण थे। और 1195 से 96 में मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण हुआ था, मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण के समय जो ग्वालियर था वो लोहंग देव के अधिकार में था। ये आपको याद रखना है। जैसे पूछा जा सकता है कच्छप घात वंश में मोहम्मद गौरी का जब आक्रमण हुआ था उस समय ग्वालियर किसके अधिकार में था? तो लोहंग देव के अधिकार में था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सिंधिया वंश के बारे में। सिंधिया वंश में जो 1730 से 31 में पेशवा ने मालवा के राजकाज जो था वो होलकर और सिंधिया के हाथ सौंप दिया, सिंधिया को वंश को सौंप दिया था। एक बार और सुन लीजिए, 1730 से 31 में पेशवा ने मालवा का जो राजकाज था वो किसको सौंप दिया था? होलकर और सिंधिया। होलकर ये कहाँ आता है? इंदौर में। अपना ये मैप में आपका दिख रहा है, इंदौर में जो है उसमें इंदौर की राजधानी कैसे मानी जाती है? होलकर वंश को। ये आप लोग मैप अगर आप मेंस में इस आंसर को लिखते हैं तो आपको छोटे छोटे मैप्स बनाकर उसको शो करना है ताकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो आक्रमण हुआ उसमें मराठों का क्या हुआ? बहुत ही आघात पहुंचा। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मराठों का क्या हुआ? बहुत ही आघात पहुंचा, है ना। और उसमें सिंधिया ने मराठा साम्राज्य की पुनः स्थापना की। महदजी सिंधिया जो थे, महादजी सिंधिया, उन्होंने मराठा साम्राज्य की पुनः स्थापना की। उसी समय से ग्वालियर का क्षेत्र का जो विस्तार हुआ वो कहाँ? भिंड, मुरैना और उज्जैन से मंदसौर तक इसका विस्तार हो गया। एक बार और सुन लीजिए, अगेन रिपीट करती हूँ कच्छप घात वंश के बारे में। कच्छप घात वंश के प्रथम राजकुमार कौन थे? लक्ष्मण थे। और इसका 1195 से 96 में जो मोहम्मद गौरी का जो आक्रमण हुआ था, उसमें जो ग्वालियर था वो किसके अधिकार में था? लोहंग देव के अधिकार में था। याद हो गया गाइस? नेक्स्ट हम लोग सिंधिया वंश के बारे में देखते हैं। सिंधिया वंश में जो 1730 से 31 में पेशवा ने जो मालवा का राजकाज था वो किसके हाथों में सौंप दिया था? होलकर और सिंधिया लोगों के हाथों में सौंप दिया था। इसके बाद जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, तृतीय आक्रमण हुआ था, उसमें जो मराठा लोग थे उनका क्या? बहुत ही आघात हुआ था, आघात पहुंचा था उनको भारी पराजय के कारण।
और सिंधिया ने मराठा साम्राज्य की पुनः स्थापना की। महदजी सिंधिया जो थे, महदजी सिंधिया, उन्होंने क्या किया था कि मराठा साम्राज्य की पुनः स्थापना की थी। और उसके बाद जो उसी समय से जो ग्वालियर क्षेत्र था उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था। भिंड, मुरैना, उज्जैन से मंदसौर तक अच्छा विस्तार हो गया था। क्लियर हुआ गाइज? आपको एक एक पॉइंट्स आपको याद रखना है ताकि आप लोग परफेक्टली, मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको यहीं की यही लर्न, इसको रटना नहीं है, आपको पॉइंट वाइज आपको पढ़ते जाना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। इस वंश का प्रथम राजा कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम राजा कौन था? नागभट्ट था। इस वंश की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। राजा नागभट्ट ने भारत में अरबों के आक्रमण को विफल किया था। राजा जो नागभट्ट थे उन्होंने अरबों का जो आक्रमण हुआ था उसको क्या किया था? विफल किया था। इस वंश का अंतिम राजा कौन माना जाता है? यशपाल। इस वंश का अंतिम राजा कौन माना जाता है? यशपाल रहे। अच्छा, इसके कुछ प्रमुख राजा भी थे, जैसे कि मिहिर भोज प्रथम था और नागभट्ट द्वितीय था। मिहिर भोज जो था वो प्रथम था, मिहिर भोज प्रथम प्रमुख राजा था सबसे ज़्यादा, और नागभट्ट द्वितीय। क्लियर हुआ? एक बार और रिपीट कर देती हूँ। गुर्जर प्रतिहार वंश का, इस वंश का जो प्रथम राजा था वो कौन था? नागभट्ट था। इस वंश का प्रथम राजा कौन था? नागभट्ट था। और इस वंश की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। राजा नागभट्ट ने भारत में जो अरबों का जो आक्रमण हुआ था उसे विफल किया था। और इस वंश का जो अंतिम राजा वो कौन है? यशपाल रहे। और इस वंश के प्रमुख राजा कौन थे? मिहिर भोज प्रथम और नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं परमार वंश के बारे में। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। परमार वंश की जो स्थापना किसने की थी? उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक सियक था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? सियक था। इन्हें श्री हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। सियक को और किस नाम से जाना जाता है? श्री हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र शासक, प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? परमार वंश का सियक था। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? श्री हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के प्रसिद्ध राजा भोज थे। इस वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? राजा भोज थे, जिन्होंने धार नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। धार नगरी को इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया था। और इन्होंने क्या किया था? राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण किया था जो कि धार में है। भोजताल झील का निर्माण किया, जो सबसे बड़ी झील है भोजताल झील, उसका निर्माण किया, वो कहाँ? भोपाल में है। और भोजपुर का किया। इन चीज़ों का निर्माण किया। और इन्होंने 23 ग्रंथों की रचना की है। 23 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से कुछ प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सम्राटगण सूत्र है और श्रृंगार मंजरी जो नाटक है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्रृंगार मंजरी नाटक को काव्य नाटक के नाम से भी जाना जाता है। एक बार और रिपीट करती हूँ परमार वंश के बारे में, अभी और भी है आगे। परमार वंश की स्थापना किसने की? तो उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। उपेंद्र कृष्णराज ने की। क्लियर है? परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। और इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? सियक था, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? श्री हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजा भोज थे, जिन्होंने किस किस चीज़ों का निर्माण किया? सरस्वती मंदिर का निर्माण किया है जो कि कहाँ? धार में है। भोजताल झील का निर्माण किया जो भोपाल में है। भोपाल जिसे कि अपन झीलों का नगरी भी के नाम से भी जानते हैं, सबसे बड़ी झील है। और भोजपुर का निर्माण किया है। और इन्होंने 23 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से सबसे प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सम्राटगण सूत्र है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सम्राटगण सूत्र की रचना किसने की है? तो ये आपको याद रखना, राजा भोज ने, है ना। और एक उन्होंने श्रृंगार मंजरी की नाटक की रचना भी की है, जिसको काव्य नाटक के नाम से भी जाना जाता है। बंद कर दो। ओके, इसी के परमार वंश के बारे में हम लोग आगे और देख लेते हैं। थोड़े से पॉइंट्स और हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ना है। महर्षि पतंजलि राजा भोज के शासनकाल के समय में थे। जो महर्षि पतंजलि हैं जो विद्वान, वो राजा भोज के शासनकाल के समय में ही थे। और इस वंश के अंतिम राजा कौन था? जयसिंह था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि परमार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजा जयसिंह थे। और प्रथम कौन था? यशपाल। और चालुक्य वंश और कलचुरी वंश ने मिलकर मालवा पर अपना अधिकार कर लिया था। चालुक्य वंश और जो कलचुरी वंश था, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? मालवा पर अपना अधिकार कर लिया था। क्लियर हो गया गाइस आप लोगों को? अंतिम राजा कौन था? जयसिंह था। ये आप लोगों को याद रखना है। और महर्षि पतंजलि थे, वो किसके शासन काल में थे? तो ये राजा भोज के शासन काल में समय में थे। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोज़ इसलिए नहीं बना रही हूँ गाइस, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ने में,
लेकिन हम लोगों को इसको थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल परफेक्टली याद रखना है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगी इससे आपको बिल्कुल वीडियो आपके जो क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। गाइज आप लोगों का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू गाइज।